हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं संतोषी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों को। साहित्यिक स्रोतों को हमने पढ़ लिया था। साहित्यिक स्रोत के दो भाग, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य को भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोत को इंग्लिश में कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। यानी कि खुदाई करने के दौरान जो भी पुरानी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं जो कि इतिहास की रचना करने में हमें मदद देती हैं, उन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। यानी कि खुदाई के दौरान हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, मुद्राएं प्राप्त होती हैं, स्मारक प्राप्त होते हैं और इनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है। तो ये प्रमुख हैं इनमें से स्रोत। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यहाँ पे एक नाम आता है जॉन कनिंघम और इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। तो सबसे पहले हम जॉन कनिंघम के बारे में जान लेते हैं। सर जॉन कनिंघम जो थे वो थे ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में ये इंजीनियर थे, जो कि बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल व इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान बने। यानी कि इस प्रकार से ये फेमस हुए और इसी कारण से इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। इनका काफी योगदान था। आगे आता है मुद्राएं अथवा सिक्के। तो प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो जो मुद्राएं और सिक्के हैं वो भी पुरातात्विक स्रोत हैं इतिहास की जानकारी के लिए। तो जो इसमें आता है कि जो सिक्के होते थे उन पर कुछ तिथियां अंकित होती थी। जो भी शासक होते थे तो उस टाइम की तिथियां अंकित होती थी और तो इससे उन सिक्कों के द्वारा ये पता चलता है, उस कालक्रम के बारे में पता चलता है जिससे इतिहास की रचना करने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार से ही आता है। अब आता है प्राचीन सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है उसे बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। यानी कि प्राचीन सिक्कों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। जो भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इंपॉर्टेंट है, जिसे आहत सिक्का या पंचमार्क कहा जाता है। इस सिक्के को जो नाम दिया गया है इसे आहत सिक्का या पंचमार्क भी कहा जाता है। यह मुख्यतः चांदी धातु से निर्मित होता है। जो ये सिक्का होता है ये चांदी धातु से बना होता है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन शासक द्वारा जारी किए गए। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। तो भारत में जो सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया गया वो हिंद यवन शासक के द्वारा किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा तथा शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाण शासकों जो कनिष्क थे उनके द्वारा जारी किए गए। तो सोने के सिक्के तो गुप्त शासकों के द्वारा भी जारी किए गए, कुषाण शासक के द्वारा भी जारी किए गए यानी कि कनिष्क के द्वारा। बट इनमें डिफरेंट ये है कि जो गुप्त शासक थे उन्होंने सर्वाधिक मतलब संख्या में अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि जो कुषाण शासक कनिष्क थे उन्होंने सोने की शुद्धता यानी कि शुद्धतम सोने के सिक्के जारी किए। तो शुद्धतम के हिसाब से कनिष्क के द्वारा जारी किए गए और संख्या के हिसाब से गुप्त शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। इसके बाद आता है सातवाहन शासकों ने सीसा तथा प्रोटीन के सिक्के जारी किए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। जो सातवाहन शासक थे इन्होंने सीसा और प्रोटीन के ही सिक्के जारी किए, इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल के मिले हैं। जो कि खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं जो सिक्के, तो उनमें जो सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मौर्योत्तर काल के प्राप्त हुए और जो सबसे कम सिक्के हैं वो गुप्तोत्तर काल के मिले हैं। अब आगे आता है अभिलेख। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख बोला जाता है किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। जब किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लिए जो लेख लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है अभिलेख। अभिलेख प्राय स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं। यानी कि इन जगहों पर अभिलेख मिलते हैं। और अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है उसे कहा जाता है पुरालेख शास्त्र या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एपिग्राफी। तो जो
अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है पुरालेख शास्त्र, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एपिग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है। भारत का जो सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है वो हड़प्पा काल का माना जाता है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। यानी कि जो हड़प्पा काल का अभिलेख है इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख जो है वो सम्राट अशोक का है। जो सबसे पुराना अभिलेख है जिसे कि पढ़ा जा चुका है वो है सम्राट अशोक का, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। यानी कि जो सम्राट अशोक का अभिलेख है, प्राचीनतम पठनीय अभिलेख के रूप में इसे जाना जाता है, तो इसे पढ़ने में 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति को सफलता मिली इस अभिलेख को पढ़ने में। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। जो सबसे अधिक अभिलेख जो हैं जिनको संग्रहित किया गया है वो किया गया है मैसूर में। मैसूर एक जगह है, यहाँ इन्हें संग्रहित किया गया है। अब हम कुछ प्रमुख अभिलेख पढ़ लेते हैं। इनमें पहला आता है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। यह शक शासक रुद्र दमन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का प्रथम और सबसे लंबा जो है वो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा आता है ऐन अभिलेख। इसे गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। यानी कि जो सती प्रथा होती थी जिसमें किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उस स्त्री को भी उसी अग्नि में जलकर मरना पड़ता था। तो इस प्रकार की जो सती प्रथा होती थी इस अभिलेख से मिलती है। ऐन अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, इसी में इसकी चर्चा मिलती है। तीसरा आता है ऐहोल अभिलेख। यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे उसके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री जो थे जिनका नाम था रवि कीर्ति, इनके द्वारा ऐहोल अभिलेख तैयार किया गया था। चौथा आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम ईसवी वार घटनाओं का विवरण मिलता है। इससे पहले के जो अभिलेख थे उनमें ईसवी वार घटनाओं का विवरण नहीं मिलता था, बट जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें सबसे पहले ईसवी वार घटनाओं का विवरण मिलता है एक सीरियल वाइज से। अब आता है 5वें नंबर पर इलाहाबाद अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति जिसे बोलते हैं। मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। यानी कि जो ये अभिलेख है ये मूल रूप से सम्राट अशोक का है। बाद में इस पर हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जो थे जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया। तो इस प्रकार से इसी अभिलेख पर इन अन्य लोगों ने भी अपने अपने संदेश खुदवाए, अपने अपने बारे में बताया, बट जो मेन था वो माना जाता है सम्राट अशोक का। 6वें नंबर पर आता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के, ये दोनों जो अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के ही हैं, जिनमें क्रमशः अशोक प्रियदर्शी तथा अशोक नाम का उल्लेख है। जो मास्की है उसमें अशोक प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया है और जो गुर्जरा है इसमें अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। 7वें नंबर पर आता है भाभू एवं रुमिनदेई अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक की, ये दोनों अभिलेख भी सम्राट अशोक के ही हैं। इनसे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। यानी कि जो अशोक थे सम्राट अशोक, इनके बौद्ध धर्म के प्रति कैसी आस्था थी उसके बारे में इन दोनों अभिलेखों से पता चलता है, भाभू एवं रुमिनदेई अभिलेख से। 8वें नंबर पर आता है रूपनाथ अभिलेख। इस अभिलेख में सम्राट अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। पर्सिपोलिस व नक्श रुस्तम इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन है। जो ये अभिलेख हैं तो इनसे भी अशोक के बारे में पता चलता है, और पर्सिपोलिस एवं नक्श रुस्तम जो अभिलेख है इससे भारत और ईरान के संबंधों के बारे में पता चलता है। 9वां आता है बोगजकोई एशिया माइनर। 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख है। जो बोगजकोई अभिलेख है इसमें 4 देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया, बताया गया है। देवराज इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं के बारे में इसमें बताया गया है। अब आते हैं कुछ अभिलेख और कौन कौन से शासक पे लिखे गए। महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, और उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त, एरन अभिलेख भानुगुप्त का, और ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो राजा भोज का है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, नासिक है गौतम बलश्री, देवपाड़ा है विजय सेन, और ऐहोल है पुलकेशिन द्वितीय का।
तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं और किस किस शासकों पर लिखे गए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आगे आता है स्मारक। स्मारक जो होते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी व्यक्ति जिसकी मौत हो गई होगी उनकी यादों में बनाए जाते हैं स्मारक, या विशेष प्रयोजन के लिए। तो इसमें पहला आता है तक्षशिला। अब तक्षशिला के बारे में जान लेते हैं। जो तक्षशिला है वो है प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी। जो तक्षशिला था वो प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी था और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था तक्षशिला को। यह हिंदू व बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था, यानी कि हिंदू लोगों के लिए और बौद्ध दोनों धर्मों के लोगों के लिए बहुत ही महत्व का केंद्र था तक्षशिला। और जो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो यहाँ के आचार्य थे तक्षशिला के। तो ये जाना हमने तक्षशिला के बारे में। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अंकोर वाट यानी कंबोडिया में तथा बोरोबुदुर मंदिर जावा में यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों में भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध है। इस प्रकार से विदेशी देशों में भी जो इस प्रकार की चीजें मिलती है, तो इनसे, इन प्रतिमाओं से, मूर्तियों से पता चलता है कि जो इन देशों से भारत के संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, सांस्कृतिक संबंध थे। आगे आता है धार्मिक साहित्यिक स्रोत। इसमें आता है ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सारे ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। दूसरा आता है बौद्ध साहित्य, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, ये सारी चीजें, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र यानी कि रचनाकार जो हैं वो अश्वघोष हैं, महाविभाष रचनाकार वसुमित्र हैं, जातक आदि आते हैं बौद्ध साहित्य में। और जो जैन ग्रंथ हैं वो हैं कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचुरांग सूत्र इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने स्मारक के बारे में भी जाना और इस प्रकार से हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जाना, अभिलेखों के बारे में जाना, मूर्तियों के बारे में, सिक्कों के बारे में जाना, मुद्राओं के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें हमने जाना। अब हम थोड़ा सा पुरातात्विक स्रोत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जो स्तंभों, गुफाओं, मूर्तियों, मुद्राओं, शिलाओं आदि पर उत्कीर्ण होते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख की परिभाषा मैंने भी आपको बताई थी कि जो किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लिए जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं हम अभिलेख, उन्हें कहा जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख सम्राट अशोक के, क्योंकि सम्राट अशोक के बहुत ही सारे अभिलेख हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको पढ़ने में पहली बार जो सफलता मिली थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सहायता मिली थी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन्हें पढ़ा गया था। कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है यह संस्कृत भाषा में हुआ जो जारी अभिलेख है, ये प्रथम अभिलेख के रूप में इसे माना जाता है। अभिलेखों के अतिरिक्त सिक्के, स्मारक व भवन, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद्भांड, आभूषण एवं अन्य अस्त्र शस्त्र भी इसके अंतर्गत आते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत। यानी कि जिन भी चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तो हमें बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, आभूषण प्राप्त होते हैं, मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं पुरातात्विक स्रोतों में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।